लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और शुमाना ने कहा था, नहीं सबूता, सूरत हाल इतनी नाजुक है कि हमसे किसी को गाफिल नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमने एक दिन तकलीफ का गुजारा है, एक रात भी परेशानियों में गुजार सकते हैं। ये रात हमें फायदा ही फायदा देगी। हाँ, यह दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया और बेशक मुस्कुरा पड़ा। प्रोफेसर जिंदगी की उम्मीद ने उसके चेहरे को रोशनी की चमक बख्शती थी। अब वो काफी हद तक मुतमईन और पुरसुकून नजर आ रहा था। मैंने शुमाना की तरफ देखा और अचानक शुमाना मेरे कान की तरफ झुकाई। उसने मेरे कान में आहिस्ता से कहा था, ये कमबख्त बेशक सोता भी नहीं है। वो अपने चेहरे को मजाक से बिगाड़ती हुई बोली, क्यों शुमाना? मैंने दिलचस्पी से पूछा। बस मैं चाहती हूँ ये सो जाए। क्यों सो जाए ये? तुम भी तो जाग रही हो, मैंने फिर मुस्कुरा कर कहा। और सबूता, दरअसल दिन भर की कठिन तकलीफ दे मुशक्कत दूर करने का एक बेहतरीन तरीका था कि तुम्हारे सीने पर सर रखकर लेट जाती, लेकिन इसके सामने ये सब मुमकिन नहीं है। शुमाना ने कहा। उसकी आंखें झुक रही थी। क्यों शुमाना? बस मैं उसके सामने ये सब कुछ नहीं कर सकती। और मैं औरत की फितरी शर्म पर गौर करने लगा। और प्रोफेसर, फिर मैं मुस्कुरा पड़ा। औरत दौरे जदीद की हो या दौरे कदीम की, लाजवंती के पौधे की शर्म दोनों को वदियत की गई है। औरत की हया। और प्रोफेसर काफी देर में इस बात पर गौर करता रहा। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। बिशक भी जागता रहा और शुमाना भी। शुमाना अलबत्ता मेरी गोद में सर रखकर लेट गई थी। अलबत्ता वो जाग जरूर रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वह सो जाए और मैं अपने दोस्त सितारों से कुछ गुफ्तगू करूं जो मेरे सर पर चमक रहे थे, लेकिन शुमाना जाग रही थी और मुझे मौका न मिल सका। बहुत अरसे के बाद इस तरह से खुला आसमान नसीब हुआ था, इसलिए मेरी निगाहें कभी कभी सितारों में कुछ तलाश करने लगती थी, लेकिन जो कुछ मैं चाहता था इसका मौका मुझे न मिल सका। लेकिन बहरहाल मुझे कोई अफसोस भी नहीं था। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती रही। पहला पहर, दूसरा पहर और फिर तीसरा पहर भी गुजर गया और हमारे काम का वक्त आ गया। रात मुकर्रर पर मैंने अपने हाथों में बंधी हुई रस्सियों को देखा और जहाज पर मौजूद लोगों को। जहाज का तमाम अमला सो रहा था। मुझे ऐसा कोई भी शख्स नजर नहीं आया जो जाग रहा होता। हाँ, सिर्फ वो जो जहाज को चलाने के जिम्मेदार थे, लेकिन वो भी ऊँग रहे थे और हवा अपना काम कर रही थी। गोया इस वक्त जहाज सिर्फ हवाओं के रहमो करम पर था। चुनाचे मैंने चारों तरफ से मुतमईन होने के बाद अपने हाथों में बंधी हुई मोटी रस्सियों को हल्का सा झटका दिया और रस्सियों की तड़ाक काफी गूंज उठी। शुमाना ने मेरी तरफ देखा और फिर टूटती हुई रस्सियों को वो हैरान रह गई थी। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से तासुरात पैदा हुए, लेकिन दूसरे लम्हे उसने झुक कर मेरी दोनों कलाइयों को चूम लिया। मैं जानती हूँ सबूता कि यह काम तुम्हारे लिए मुश्किल ना होगा, लेकिन बेशक जरूर हैरान होगा। उसने सरगोशी की और मैं उसकी कलाइयों की तरफ मुतवज्जा हो गया। तब मैंने शुमाना के नाजुक हाथों को उन रस्सियों से आजाद कर दिया। मेरा तीसरा अमल बेशक के साथ था। बेशक ने मेरे खुले हाथ देखे तो हैरान रह गया। इस वक्त शायद उसे भी झोंक आ गई थी। अरे सबूता, तू तेरे तो हाथों की रस्सियां? वो हकलाती हुई जुबान बोल रहा था। हाँ बेशक, मैंने कहा था ना, आजादी का वक्त आ गया, मैंने कहा। और बेशक ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने कर दिए। बेशक के हाथों की रस्सियां खोलना कौन सा मुश्किल काम था। फिर बेशक ने अपने चारों साथियों की रस्सियां फुर्ती से खोलना शुरू कर दी। बेशक ने उन्हें जगाया, झंझोड़ा और उन्हें खामोश रहने की तलकीन की। चारों हैरानी से उसे देखने लगे। तुम क्या समझते हो? हमारे साथ सबूता है। हम जहाज पर कैद नहीं रह सकते, बल्कि हम एक मंसूबे के तहत जहाज पर आए हैं। बेशक ने उनकी हैरानी को मद्देनजर रखते हुए कहा, हम नहीं समझे जनाब। ठहरो, पहले मैं तुम्हें आज़ाद करूं, इसके बाद बाकी बातें समझाऊंगा। बेशक ने कहा। बेशक उनकी रस्सियां खोलने लगा। मैं भी उनकी मदद कर रहा था, शुमाना भी। चंद साथ के बाद हम सब आज़ाद थे। बेशक के साथ ही अपनी कलाइयां मसलने लगे थे। तब बेशक ने मेरी तरफ रुक करके कहा, अब क्या इरादा है सबूता? तुम लोग अगर चाहो तो इसी तरह यहाँ बैठे रहो जैसे बंदे बैठे थे। मैं तुम लोगों के लिए असलहा लेकर आता हूँ। और सबूता, हम लोग भी क्यों ना साथ चलें? इसकी जरूरत नहीं है। बेशक मैं नहीं चाहता कि इन्हें किसी किस्म के हलचल का अंदाजा हो और वो वक्त से पहले जाग जाएं। मैं पहले ही कोशिश में इनमें से बहुत से लोगों को हलाक कर देना चाहता हूँ और इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास हथियार इंतहाई खामोशी से पहुंच जाए। जो तेरा हुक्म सबूता, लेकिन कुछ नहीं बेशक, बस तुम आराम से बैठो, मैंने कहा और अपनी जगह से आगे बढ़ गया। शुमाना खामोशी से मुझे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त भी मोहब्बत से भरपूर थीं। बहरहाल इस वक्त सारे ख्यालात को जहन से झटक कर मैं अपने अगले इकदाम के बारे में गौर करने लगा। मैं दिन की रोशनी में देख चुका था कि असलिया खाना किस जगह है और उसके दाखिले का रास्ता किस तरफ है। बहरहाल मैं खामोशी से वहां पहुंच गया। असलिया खाना के दरवाजे पर मुझे एक आदमी सोता हुआ मिला था और फिर शायद उसे हसरत ही रह गई कि वो जाग सकता। मेरे आहिनी हाथों के शिकंजे ने उसकी गर्दन दबा दी थी। उसकी आंखें उबल पड़ी थी और जुबान बाहर निकल आई थी। उसने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन बेसूद। जाहिर है मेरे हाथों मौत उसका मुकद्दर बन चुकी थी। इस आदमी को मारने के बाद मैंने असलिया खाना का दरवाजा खोला
और इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया। बड़ी बड़ी उम्दा चीजें मौजूद थीं। मेरी पसंद का खांडा भी मौजूद था, खासा वजनी था। वैसे खांडे आम तौर पर वजनी ही हुआ करते हैं। वो मेरे मायार का तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि वक्त जरूरत काम आ सकता था। चुनाचे मैंने 2 खांडों का इंतखाब किया। बाकी लोगों के लिए तलवारें और ढालें ले ली। शुमाना के लिए एक नेजा भी साथ ले लिया और एक खंजर भी। शुमाना खंजर का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह जानती थी और उसके बाद मैं ये तमाम चीजें लेकर नहायत खामोशी से पलट पड़ा। मैंने अपने साथियों के करीब पहुंचकर ये चीजें उनमें तकसीम कर दी और हमने आखिरी बार इन जहाजों की जानिब देखा जो हमारे जहाज के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन इनका फासला कम अज कम इतना जरूर था कि एक जहाज से दूसरे जहाज को बआसानी नहीं देखा जा सकता था। जाहिर है यह फासला लाजमी था, क्योंकि अगर जहाज करीब करीब चलते तो हवाओं का रुख उन्हें आपस में टकरा भी सकता था। इन जहाजों की तरफ से वैसे भी मुझे कोई खतरा नहीं था। सिर्फ बादबानों का रुख मोड़ना और इनके बाद चप्पू चलाना यह हमें करना था और उसके बाद हम सकाई के साहिल पर होते। बहर सूरत अब सबसे अहम मरहला शुरू हो गया था। चुनाचे हमने तलवारें उठा ली। मैंने अपने दोनों खांडे अपने हाथों में लिए। शुमाना ने खंजर और नेजा संभाल लिया। 7 अफराद का यह गिरोह इंसानों की तलाश में चल पड़ा, वो इंसान जो सोए हुए थे। हमने सबसे पहले हमले में इन 5 अफराद को हलाक कर दिया जो सबसे पहले हमारे सामने आए थे। इनकी चीखें बुलंद हुई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं जागा था और हम वहां से आगे बढ़ गए। तय ये किया गया था कि एक ही जगह में रहेंगे और मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि हमारी तादाद कम है। इस तरह अगर हम मुंतशिर हो गए तो हमें बहुत से आदमी मिलकर मार सकते हैं। 10 या 12 अफराद को हमने कत्ल किया था कि जहाज पर हमारी कोशिशों की खबर हो गई और सोए हुए लोग वहशत ज़दा अंदाज में हड़बड़ा कर उठ गए। इन्होंने अपने असलहा खाना की तरफ रुख किया, लेकिन हमने ऐसा रास्ता रोक लिया था कि कोई भी असलहा खाने में दाखिल ना हो सकता था। बहर सूरत असलहा खाना में सारा असलहा रख देना इन लोगों की हमाकत थी, जिससे उन्होंने नुकसान उठाया। हम लोग भी मुसल्ला थे और चाको चौबंद भी। हमारे बरक्स वो लोग नींद में डूबे हुए थे, जिसकी वजह से उनके हवास काम नहीं कर रहे थे और वो नहत्ते भी थे। चुनाचे नहत्ते अफराद खा कितने भी होते, जब हम सब लोग इस तरह से उनके सामने थे तो उनकी एक न चलती। सो हम लोग उन्हें तलाश कर करके कत्ल करने लगे। वो पूरे जहाज में भाग रहे थे और अपनी जानें बचाने की फिक्र में थे। जिसके हाथ में जो चीज लगी थी वह उसे लेकर जंग कर रहा था। हाँ, मेरा खांडा अपनी तबाहकारी दिखा रहा था। मेरे दोनों हाथ चल रहे थे और जिस तरफ भी मेरे हाथ उठ जाते पाक कटे हुए जिस्मों के सिवा कुछ न रहता। जहाज पर 50 आदमी थे जिन्हें कत्ल करने में हमें ज्यादा देर न लगी। हमने जहाज के अमले के एक एक फर्द को चुन चुन कर कत्ल कर दिया, सिवाय उन चंद अफराद के जिन्होंने समंदर में कूद कर जान देने की कोशिश की थी। कालबन उनका ख्याल ये होगा कि अगर जिंदगी है तो किसी जहाज पर पहुंच जाएंगे, वरना मौत तो उनका मुकद्दर बन ही चुकी थी। इस तरह हमने जहाज उन लोगों से पाक करा लिया जो शिकाया के जरदरू थे, शबाला के दिल पसंद दोस्त। हमारा मंसूबा इस कदर कामयाब रहा था कि नींद और भूख से बेहाल लोगों के बदन भी फौलाद बन गए थे। हमारे साथी बेहद खुश थे और फिर हमने इंतहाई कोशिश करके जहाज के बादवानों को पलट डाला। बादवानों ने रुख बदला तो चंद साथ के बाद हमारा जहाज पीछे की समत वापस लौटने लगा, जबकि दूसरे तमाम जहाज तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे। गालबन उनके मल्लाह भी सो रहे थे और सिर्फ हवाएं अपना काम कर रही थी। गालबन इसीलिए किसी को अंदाजा नहीं हो सका कि इनके बेड़े में एक जहाज है कितना पीछे रह गया है। न सिर्फ पीछे रह गया बल्कि पीछे की समत वापस जा रहा है और हमारा जहाज बर्फ रफ्तारी से सकाई के साहिल की जानिब सफर करने लगा। खुशी का यह सफर बड़ा सफर आजमा था। हम जल्द से जल्द सकाई के साहिल पर पहुंच जाना चाहते थे और हमारी ये दिली ख्वाहिश थी कि जहाज की रफ्तार तेज से तेज तर हो जाए। चुनाचे चंद अफराद ने चप्पू चलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन तेज हवाएं सकाई के साहिल पर रवां दवा थी, जिसकी वजह से चप्पू चलाना बेकार साबित हो रहा था। जाहिर है जहाज की रफ्तार उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती थी। चुनाचे मैंने इन लोगों को मना कर दिया जो चप्पू चलाने की इंतहाई कोशिशें कर रहे थे। जाहिर है 4 अफराद की बसात ही क्या थी, वरना इतने बड़े जहाज में चंद अफराद का चप्पू चलाना हमाकत के सिवा हो ही क्या सकता था। बहर सूरत इन्होंने मेरे हुक्म की तामील करते हुए चप्पू चलाना बंद कर दिया था और हम सब समंदर के एक हिस्से की तरफ देखने लगे, जहां दूर जाते हुए जहाज हमसे इतनी दूर निकल चुके थे कि अब इन के बाद बानों की सफेदी भी हमें नजर नहीं आ रही थी। जाहिर है इन लोगों को अभी तक हमारी वापसी की खबर नहीं हुई थी। खबर हो जाती तो इनमें तहलका मच जाता, लेकिन इस वक्त तक हम सिकाई के साहिल पर पहुंच चुके होते और कुछ खुशकिस्मती भी थी और हवाओं का ताउन भी कि जो सफर हमने तवील अरसे में किया था वह हमने सिर्फ इस वक्त इस हिस्से में तय कर लिया जिसे इस वक्त का आधा वक्त कहा जा सकता है। यानी जब सूरज सरों से बुलंद होकर आसमान के दरमियान पहुंचा और फिर वहां से उसने ढलान की तरफ का रुख किया तो हमें दूर से सकाई का साहिल नजर आने लगा और फिर जब सूरज बादवानों में गरूब होने लगा तो हम सकाई के साहिल पर पहुंच चुके थे। सकाई का साहिल बेशुमार अफराद से भरा हुआ था। वो हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार थे।
वो सब खुशी से हाथ हिला रहे थे। गलबन हकीम हाकू ने उन्हें पूरी तरह इस बात से आगाह कर दिया था कि हम क्या करने वाले हैं। सकाई के नौजवान जोशो खरोश से साहिल पर उमड़े चले आ रहे थे। इनके हाथों में हथियार भी थे और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। हाँ, मैं इनके बारे में सोच रहा था जो सकाई के इंतहाई सतह पर आबाद थे और हमारे दुश्मन कहलाते थे। हम कामयाब व कामरान वापस सकाई के साहिल की तरफ बढ़ चुके थे और वहां के लोगों का जोश देख रहे थे। हकीम हाकू और दूसरे चंद लोग भी किनारे पर मौजूद थे और नुमाया नजर आ रहे थे। बिलाखिर हमारा जहाज साहिल से लग गया और हम छोटी किश्तियों से गहरे पानी में से साहिल की तरफ जाने लगे। इस्तकबाल करने वाले हमारी तरफ दौड़ पड़े थे और फिर हमारी किश्ती को साहिल पर खींच लिया गया। लोगों ने हमें उठाकर कांधों पर बिठा लिया था। खुद मेरे साथ भी यही किया गया। गलबन हकीम हाकू सकाई के नौजवानों को मेरे बारे में कुछ न कुछ बता चुका था और इन्हें भी ये पता चल गया था कि इनका मददगार इनकी खातिर क्या कर रहा है और ये सब कुछ इसी ने किया था। मुझे हकीम हाकू से भी न मिलने दिया गया। लोगों ने मुझे कंधों पर उठाया हुआ था। वो खुशी से नाच रहे थे और बहरहाल ये कोई ऐसी बात न थी जिसे मैं अच्छा न समझता। मैं भी उनके दरमियान इसी तरह खुश नजर आ रहा था जैसे ये सब मेरे साथ ही हो और यह हकीकत भी थी। मैं जिस तरह इन लोगों के लिए काम कर रहा था, मेरा ख्याल है सकाई का कोई और शख्स भी इनके लिए इसी तरह काम नहीं कर सकता था। बमुश्किल तमाम मुझे शुमाना, बिशक और बिशक के साथियों को इन लोगों से रिहाई मिली। हकीम हाकू ने इनसे दरख्वास्त की थी कि जोशो खरोश का यह मुजाहरा खत्म कर दिया जाए और चंद लम्हात के बाद इन्हें एक खतरनाक जंग से दो चार होना पड़ेगा। साहिल पर मौजूद लोग जोशो खरोश से उठ खड़े हुए। वो सब जंग करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। किसी के चेहरे पर जंग का खौफ नजर नहीं आ रहा था। तब हकीम हाकू मेरी तरफ बढ़ाया। उसने मुझे अपने साथ चिमटा लिया था। सबूता, हम सब तेरे एहसान मंद हैं। तू अजीम है, तू हमें परेशानियों से निजात दिलाता है, तू हम लोगों का निजात दहिंदा है। सबूता, अजीम सबूता, तेरी जितनी तारीफ की जाए कम है, हकीम हाकू ने कहा। बहरहाल चंद लम्हात के बाद मुझे फोमा के पास ले जाया गया। फोमा मेरी कामयाबी से बेपनाह खुश था। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा था, सबूता, हम तो अब इस काबिल भी नहीं रहे कि तेरी इन अनायतों का शुक्रिया अदा कर सकें। यही बेहतर भी है फोमा, तुम कुछ ना कहो, सिर्फ कामयाबियां हासिल करते रहो। मैं इसी में खुश हूं। मैंने जवाब दिया, तू अजीम है, बेहद अजीम है, बहुत ही मेहरबान। फोमा ने गर्दन झुकाते हुए कहा और फिर हकीम हाकू की तरफ देख कर बोला, हकीम हाकू, मुझे बता, क्या यह हमारे लिए आसमान की बरकत नहीं है? यकीनन फोमा, यकीनन। मैं तो इस शख्स की जहानत पर हैरान हूं, हकीम हाकू ने कहा। वो भी मुझे अकीदत भरी नजरों से देख रहा था। दोस्तों, मेरी जहानत की तारीफें बाद में कर लेना, पहले जो कुछ मैं कह रहा हूं इस पर तो गौर कर लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और शुमाना भी मुस्कुरा लगे। कहो सबूता, जल्दी कह दो, हम तेरी हदायत के मुंतजिर हैं। मुझे चंद बातें बताओ। पूछो सबूता, फोमा ने मुस्कुरा कर कहा। क्या तुझे सकाई वालों पर जाहिर कर दिया गया है? हाँ, जाहिर है सकाई के लोगों को यह बात मालूम हो चुकी है कि फोमा जिंदा है, हकीम हाकू ने कहा। बड़ा जोशो खरोश है इन लोगों में, शुमाना ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। हाँ, यकीनन होना भी चाहिए। बहरसूरत अब क्या इरादा है? और सबूता, तूने एक कामयाब मुहिम सर अंजाम दी है और मैंने इस मुहिम के बारे में फोमा को बताया तो वह दंग रह गया। हाँ सबूता, मैं तेरी अकलमंदी पर हैरान रह गया था। बिलाशुबा इससे बेहतर कोई तरकीब नहीं हो सकती थी। जो कुछ तूने किया इस पर कोई दूसरा अमल भी तो नहीं कर सकता था। शुक्रिया फोमा, मैंने जो कुछ किया तेरी हमदर्दी और मोहब्बत में किया, मैंने मुस्कुरा कर कहा। बहरसूरत सबूता, हम सिर्फ इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि तू हमारी रहनुमाई कर। हम नहीं चाहते कि कोई भी काम तेरी मर्जी के खिलाफ किया जाए। तो हमें हिदायत दी कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, तो मुअज़्ज़ज़ फोमा और इसके वफादार, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है। फोमा को इसकी हैसियत वापस मिलने वाली है, चुनाचे इसकी इब्तिदा के लिए सकाई को मुंतखब किया गया है। हाँ, जरूरत इस बात की है कि हम सकाई पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लें। सकाई हमारे लिए बेहतरीन साबित होगा क्योंकि जंग करने के लिए भी जरूरी है कि हमारे पास कोई मखसूस जगह हो। मैंने कहा, बेशक हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, फोमा ने जवाब दिया। तब फिर सकाई के आजमूदा कार नौजवानों को और इन तजर्बाकार लोगों को जहाज़ों पर पहुंचा दिया जाए जो समंदरी जंग के माहिर हैं। इनकी रहनुमाई बिशक और कुछ दूसरे लोग करेंगे। बिशक को बेड़े का सरदार बनाया जाएगा। बेहतर सब होता, हकीम हाकू ने जवाब दिया और मैं बिशक की तरफ मुतवज्जा हो गया। बिशक तुम लोगों से बहरी जंग करोगे, जहाज़ों पर तमाम तैयारियां मुकम्मल करा दो। हकीम हाकू ये काम चंद घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब दिन की रोशनी में इन लोगों को मालूम हुआ होगा कि वो जहाज़ इन लोगों को जो शबाला के कैदी थे लेकर जा रहा था वापस सकाई जा चुका है, तो वो आंधी और तूफान की तरह पलटेंगे और इनके चेहरे जोश और गुस्से से सुर्ख होंगे। इनके जज्बात बरंगेख्ता होंगे और वो यहाँ आते ही हमला कर देंगे। चुनांचे मैं चाहता हूँ तुम लोग इन्हें साहिल से दूर समंदर ही में रोको ताकि वो सकाई की जमीन पर कदम न रख सके। नहायत मुनासिब सबूता, इसके अलावा और क्या हुक्म है?
स्काई के जवानों का एक बहुत बड़ा गिरोह खुश्की के रास्ते से, मेरा मतलब है अपने सम से, इन लोगों की तरफ रवाना कर दिया जाए जो स्काई के दूसरे हिस्से पर आबाद हैं। तेरा मतलब जर्द रूहों से है सबूता? फोमा ने पूछा। हाँ फोमा, मेरा मकसद जर्द रूहों ही से है। ये गिरोह सिर्फ इंतजार करे और इस वक्त हमला करे जब हम जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दें। मैंने कहा। बहुत खूब, फोमा ने कहा। जहाज़ों को मफलूज करने के बाद हम समंदर की जानिब से जर्द रूहों की बस्ती की तरफ बढ़ेंगे और इस तरह हमारा हमला दो तरफा हो जाएगा। तब हम नहायत आसानी से इन्हें खत्म कर सकेंगे। बहुत ही मुनासिब सबूता। हम कहते थे ना, तेरी वापसी पर जो कुछ तू मुनासिब समझेगा करेगा। हम में से कोई भी तेरे बराबर जंगी महारत नहीं रखता। यूँ लगता है जैसे तूने सारी जिंदगी ऐसी जंगों में गुजारी हो। बिलाशुबा तेरी मदद हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बहुत ही हैरत अंगेज है, फोमा ने जवाब दिया। और फिर वो लोग स्काई बस्ती के होने वाले हुक्मरान मेरी हदायत पर अमल करने लगे। मुझे शुमाना, बेशक और दूसरे लोगों को आराम करने का मशवरा दिया गया। मेरी तो खैर कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि वो लोग जो दिन भर और रात भर की थकन में मुब्तला रहे हैं, इन्होंने जो कठिन वक्त गुजारा है, इन्हें बेहतर सहूलत फराहम की जाए। चुनाचे मैंने ये तजवीज़ कबूल कर ली और हम सब आराम करने के लिए चल पड़े। दूसरी जानिब हकीम हाकू और दूसरे बहुत सारे लोग स्काई के नौजवानों को इस मरहले से निमटने के लिए तैयार करने लगे और रात होने से पहले बहुत सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हमारा ख्याल था कि शायद रात ही के किसी हिस्से में शिकाया के जहाज यहाँ तक वापस पहुँच जाएंगे। चुनाचे लकड़ी के बुलंद मीनार पर भी लोगों का तैनात कर दिया गया ताकि वो समंदर पर दूर दूर तक निगाह रख सकें। दूसरी जानिब जहाज़ों की तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। भारी पत्थर फेंकने वाली मंचनिकें नस्ब कर दी गई थीं और दूसरे बड़े हथियार जिनसे जहाज़ों पर हमला किया जा सकता था। इसके अलावा मैंने कुछ और हदायत भी जारी की जो हकीम हाकू ने स्काई के नौजवानों तक पहुंचा दी थी और वो इन पर अमल कर रहे थे। रात को मैं और शुमाना हस्बे मामूल यकजा थे। शुमाना बेहद अच्छे मूड में थी और बेपनाह खुश नजर आ रही थी। वो दिन भर खूब सोई थी। खाना पीना भी काफ़ी हो चुका था, इसलिए वो काफ़ी विशाश महसूस हो रही थी। मुझे अपने पास पाकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, सबूता, जब ये लोग तुम्हारी तारीफ़ें करते हैं ना, तो मेरा सीना खुशी और मुसर्रत से फूल जाता है। हाँ शुमाना, हाँ मैंने महसूस किया है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और शुमाना मेरी शरारत समझ कर मुस्कुरा दी। सबूता, तुम बहुत ही अजीब हो, बहुत ही अनोखे। मुझे तुमसे बेपनाह प्यार हो गया, इतना कि बस मैं तुम्हें इसके बारे में बता नहीं सकती। लामहदूद है। वो पुरजज्बात अंदाज में बोली। खा शुमाना, मुझे यकीन है। मैंने उसके होंठों को चूमते हुए कहा, और सबूता तुम अजीब भी तो कितने हो, कितने अनोखे हो। वो फिर बोली, हाँ शुमाना दुरुस्त है, लेकिन ये बात तुम कितनी बार कह चुकी हो। दिल नहीं भरता सबूता, बस तुम्हारी तारीफें करने को दिल चाहता है। उसने मेरी पेशानी चूमते हुए कहा, अच्छा अच्छा बस मेरी ज़्यादा तारीफें मत करो, वरना मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर तुम पर हमला कर दूंगा। मैंने फिर शरारत भर लहजा में कहा और शुमाना खिसिया के, लेकिन उसके बावजूद वह खामोश नहीं हुई थी। मेरी दिली ख्वाहिश है सबूता कि तुम हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहो। मेरी ज़िंदगी का मकसद अब तुम्हारी खुशी के सिवा कुछ नहीं। बहुत खूब शुमाना, तुम तो बड़ी खूबसूरत बातें करना सीख गई हो। हाँ सबूता, ये सब तेरे कुर्ब का नतीजा है, वरना इससे पहले मैं जिस कदर खुश्क थी इसके बारे में भी तुम अच्छी तरह जानते हो। न सिर्फ खुश्क बल्कि खूनखार भी, मैंने हंसते हुए कहा और शुमाना शर्मा कर मेरे सीने पर सर रख कर लेट गई। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। मैं और शुमाना वदीयत की गई आसमानी लज्जतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये लड़की मेरे जज्बात की भरपूर साथी थी, बेहतरीन मुआवन, शायद मेरी जिंदगी में आने वाली चंद खूबसूरत तरीन लड़कियों में से एक थी। और प्रोफेसर बस से जब भी मैं उसके पास होता था तो मुझे हमेशा नई महसूस होती थी। उसकी खूबसूरती हमेशा अनोखी थी। बहरहाल इस वक्त भी रात काफ़ी गुजर चुकी थी। जब मैंने शुमाना से कहा, सो जाओ शुमाना, रात काफ़ी गुजर चुकी है, मैंने उसे कहा और वो अपना सर मेरे बाजू पर रखे रखे आराम से सो गई। रात का तकरीबन आखिरी पहर था, लेकिन स्काई के नौजवानों के जोशो खरोश की आवाज़ें अभी तक मेरे कानों में पहुंच रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे स्काई में कोई बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा हो। नौजवान तबका जोशो खरोश से काम कर रहा था और वो बड़ी तंदही से कामों में मसरूफ थे। शुमाना भी तकरीबन नींद लेकर उठ चुकी थी। जब मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और बोला, तुम सोकर उठ गई शुमाना? हाँ सबूता, स्काई के नौजवान तो जश्न मना रहे हैं। हाँ मैं इनकी आवाज़ें सुन रही हूँ। तुम यकीन करो सबूता, फोमा की जिंदगी की खबर ने इन लोगों की मुर्दा रूहों में जिंदगी तोड़ा दी है। ये लोग, मैं न सिर्फ स्काई बस्ती की बात कर रही हूँ बल्कि फोमा के इतने वफादार हैं कि इसके नाम पर इन्होंने इसका यादगार मुजस्मा नस्ब किया। अगर तुम मुजस्मे की तामीर में इनका जोशो खरोश देखते तो तुम्हें इस वक्त इनके जोशो खरोश पर हैरत न होती। इस वक्त इन्हें फोमा की जिंदगी की खबर मिली और फोमा की जिंदगी की खुशी में मुझे यकीन है कि वो आने वाले जहाज़ों को ऐसी बदतरीन शिकस्त देंगे कि जर्द रूह उन्हें हमेशा याद रखेंगे। शुमाना नहायत अकीदत से ये सब कुछ बता रही थी। लेकिन शुमाना, बस्ती के इन लोगों का क्या हाल होगा जो बस्ती के पहले सिरे पर आबाद हैं, जो स्काई के पास शिंदे ही कहलाते हैं?
तुम जरदरुओं की बात कर रहे हो? हाँ, मेरा ख्याल है वो खौफजदा होंगे, और शायद बहुत ही ज्यादा, और शायद किसी पेश आने वाले खतरे के लिए तैयार भी। मैंने जवाब दिया। हाँ, मुमकिन है। जाहिर है वो लोग भी जहन रखते हैं, बल्कि बहुत अच्छा जहन रखते हैं, लेकिन हम उनकी तैयारियों के जवाब के लिए क्या कर रहे हैं सबूता? मैंने हदायत दे दी है शुमाना। मेरा ख्याल है वो लोग इतने मुश्किल साबित नहीं होंगे। तुमने जरदरुओं की बस्ती तो बखूबी देखी है, तुम इनकी आबादी और इनकी ताकत का भी अंदाजा होगा। मैंने पूछा। और सबूता, मैं ये दावा नहीं कर सकती। इस जमाने में मुझे इस सारी बातों का तजर्बा नहीं था। मैं महसूस कर रही हूँ कि तेरी आमद ने और तेरे कुर्ब ने मेरे ज़हन के बहुत से खाने रोशन कर दिए, जिनसे मैंने पहले कभी काम नहीं लिया था। तो क्या शुमाना तुझे जरदरुओं की ताकत का अंदाजा नहीं है? इस हद तक नहीं है सबूता, बस इतना जानती हूँ कि वो काफ़ी ज़हीन है। बहरसूरत उनकी ताकत के बारे में तुम्हें बता दूंगा शुमाना कि वो लोग सकाई के सादा दिल नौजवानों से कहीं ज़्यादा चालाक हैं, और चालाक आदमी हमेशा जहानत से जंग करता है। चुनांचे इस सिलसिले में इन्हें मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए। ताहम इनके लिए हम कोई मुनासिब कार्रवाई करेंगे, इनके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हाँ सबूता, जब जहानत की बात आ ही गई है तो हमारे पास इससे ज़्यादा ज़हीन शख्स मौजूद है जो चंद अफराद के साथ एक पूरे जंगी जहाज को शिकस्त दे सकता है। शुमाना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सबूता एक बात पूछूं? पूछो शुमाना। क्या तेरे ज़हन में कभी पोस्तिया नहीं आई? और क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसे देखा। तो बताओ तो सही सबूता। लेकिन वो तुझे इस वक्त कैसे याद आई शुमाना? बस यूं ही सबूता, तुम उसकी हैसियत से इनकार तो नहीं कर सकते, और ना ही मैं उसे भूल सकती हूँ जो एक दौर में मुझ पर फोकियत रखती थी। हाँ शुमाना, अगर तुम इस बात को बुरा महसूस करो तो मैं एक बात जरूर कहूँगा को बहर सूरत बुरी लड़की नहीं थी, और तुम लोगों के लिए दिल में जज्बात भी बुरे नहीं रखती थी जो दूसरे जरदरू रखते हैं। तो उसका कहना था कि वो जरदरुओं के इस मिशन के खिलाफ है जो मकामी लोगों को इनकी जायदादों से बेदखल करके खुद हुक्मरान बन बैठे। वो अपने लोगों के मफाद में सिर्फ इतना चाहती थी कि इन्हें भी इस सरजमीन पर आबाद होने की इजाज़त दे दी जाए, और वो भी यहाँ के बाशिंदों से घुल मिल कर रह सकें, और वो इस तरह यकजा हो जाए कि मकामी गैर मकामी बाशिंदों का फ़र्क मिट जाए। ये नज़रिया रखने वाली लड़की बुरी नहीं हो सकती, और बहर सूरत मैं दोबारा कहूँगा कि वो एक अच्छी लड़की है। हाँ सबूता, ये नज़रिया बुरा नहीं था, शुमाना ने जवाब दिया।